बच्चों इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आई कैसे है, क्यों हम इसको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमें कंसीडर करनी होगी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का हमें ड्रॉबैक पढ़नी होगी, एजम्पशंस पढ़ना होगा कि वो क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो हम देखते हैं कि वीबीटी थ्योरी जो होती है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उसके कलर को एक्सप्लेन नहीं करती है, राइट। तो कलर को एक्सप्लेन करने के लिए या फिर और जो प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए क्या है, हमारे पास एक थ्योरी आती है, ठीक है, जिसका नाम होता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। यानी बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलर्ड होते हैं, वो कलर शो करते हैं, बट वीबीटी में कुछ ऐसा नहीं बताया गया कि भाई ये जो कलर है, ये जो कंपाउंड हमारा कॉम्प्लेक्स जो कलर शो कर रहा है उसका रीजन ये पर्टिकुलर रीजन है, ठीक है। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक थ्योरी आती है जिसका नाम होता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, राइट। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सबसे पहले गिवन बाई, किसने दी थी ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, गिवन बाई वीलैक एंड बैथ, BETHE। यानी वीलैक और बैथ नामक साइंटिस्ट ने क्या है इस थ्योरी को डेवलप किया था, ठीक है ना। इस थ्योरी को डेवलप किया था कि कैसे हम क्या है, यदि इन सारे पॉइंट्स को हम फॉलो करते हैं, ठीक है, तो हम समझ सकते हैं कि हाँ कंपाउंड कलर शो करेगा, राइट। तो कैसे, इसमें क्या क्या इसके क्या है पॉस्टुलेट्स हैं। तो वीबीटी की CFT के पॉस्टुलेट, यानी पॉस्टुलेट ऑफ CFT, पॉस्टुलेट ऑफ CFT। तो CFT को सबसे पहले क्या है, एक तो हमें ये पॉइंट ध्यान रखना है कि ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है। CFT एक इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल। इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल का मतलब है कि मेटल और लिगेंड के बॉन्ड को माना गया है इसके अंदर प्योरली आयनिक, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है मींस मेटल एंड लिगेंड बॉन्ड, मेटल एंड लिगेंड बॉन्ड्स इट इज प्योरली आयनिक, प्योरली आयनिक। पहला पॉइंट तो हमें यह ध्यान रखना है कि मेटल और लिगेंड के बीच का जो बॉन्ड होता है वो प्योरली आयनिक होता है। दूसरा इसमें क्या है, नंबर सेकंड है, इन केस ऑफ एनायन, इन केस ऑफ एनायंस द लिगेंड कंसिडर एज अ पॉइंट चार्ज। कंसिडर को पॉइंट चार्ज माना गया है, मतलब आयंस को पॉइंट चार्ज मान, लिगेंड को पॉइंट चार्ज माना गया है एन आयन के केस में। इन केस ऑफ एन आयन, एन आयन के केस में क्या है, लिगेंड को क्या कंसिडर किया गया है, एक पॉइंट चार्ज कंसिडर किया गया है। ध्यान रखना है, इसका थ्योरी का पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है, इन केस ऑफ, इन केस ऑफ न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड के केस के ऊपर क्या है, लिगेंड को कंसिडर किया गया है एक डाइपोल। इन केस ऑफ न्यूट्रल लिगेंड्स द लिगेंड कंसिडर एज ए, लिगेंड कंसिडर एज ए डाइपोल। ओवरऑल हुआ ये है कि यदि हमारे पास क्या है, कोई मेटल और लिगेंड के बीच का बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, तो उसमें लिगेंड को हमें क्या माना गया है, एक एनायन माना गया है, और मेटल को माना गया है एक कैटायन, ठीक है। ओवरऑल इसका दोनों का मीनिंग ये हुआ। और नेक्स्ट है इसके अंदर पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 ये है कि जब लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉनों को किसको देता है, मेटल को देता है, मेटल को देता है, तो ऐसे केस में उनके बीच में क्या है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है। और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की होने से जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं वो, स्प्लिट, ठीक है। तो उससे पहले क्या होता है, देयर आर 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल, देयर आर 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल, there are 5 degenerate orbitals
देयर आर 5 डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल्स यानी जो 5 डी ऑर्बिटल होते हैं वो शुरुआत में डी जनरेट होते हैं, जब तक कि लिगेंड और मेटल का इंटरेक्शन नहीं होता है तब तक वो डी जनरेट होते हैं। डी जनरेट का मतलब है उनकी एनर्जी सबकी सेम रहती है, ठीक है। यानी वो इस प्रकार से होते हैं लाइक दैट। ऐसे हमने 5 डी ऑर्बिटल्स बना लिए, 1 2 3 4 और 5। अब क्योंकि सारों की एनर्जी सेम है, एक ही उसके अंदर है, ठीक है, प्लेन में, तो ऐसे में ये डी जनरेट ऑर्बिटल है। डी जनरेट ऑर्बिटल, सेम एनर्जी ऑर्बिटल। तो जब तक मेटल और लिगेंड्स का इंटरेक्शन नहीं होता है तब तक क्या है, जो डी ऑर्बिटल है वो डीजनरेट रहते हैं और उनकी सबकी एनर्जी सेम रहती है। ये भी इस थ्योरी का एक पॉइंट है। इस थ्योरी का नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है इस थ्योरी का कि जब मेटल और लिगेंड के बीच में एक इंटरेक्शन डेवलप होता है तब ये जो 5 डीजनरेट ऑर्बिटल है इनकी डीजनरेसी ब्रेक हो जाती है, ठीक है ना। यानी व्हेन ligand approach when ligand approach towards metal then the when ligand approach towards metal then the degeneracy of d orbitals degeneracy of d orbitals break degeneracy of d orbital break, ठीक है। जैसे ही लिगेंड मेटल की तरफ क्या अप्रोच होता है वैसे ही क्या है, जो 5 डी ऑर्बिटल है उनकी डीजनरेसी ब्रेक हो जाती है और वो 2 सेट ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स में ब्रेक हो जाते हैं। एक होता है T2G सेट और एक होता है EG सेट, ठीक है। तो आपने देखा कि पोस्टुलेट्स जो है वो CFT के पहला पोस्टुलेट है, ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है। दूसरा पोस्टुलेट है यदि वो लिगेंड को एनायन कंसीडर किया है तो जब लिगेंड एनायन होता है तो वो पॉइंट चार्ज कंसीडर किया जाता है। जब वो न्यूट्रल होता है जब उसे हम डाइपोल कंसीडर करते हैं। और डी में 5 डीजनरेट ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, जिनकी एनर्जी सेम होती है। लेकिन वो डीजनरेसी भी ब्रेक हो सकती है, लेकिन कब ब्रेक होगी? जब लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉनों को मेटल को देगा या मेटल की तरफ इंटरेक्ट होगा, राइट। तो डी ऑर्बिटल की डीजनरेसी क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट है, जैसे ही डीजनरेसी ब्रेक होती है वैसे ही डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाते हैं, यानी देन डी orbitals break into two set of new orbitals, राइट। पहला सेट होता है T2G सेट। T2G का मतलब है ट्रिपली डीजनरेट ऑर्बिटल, ट्रिपली डीजनरेट ऑर्बिटल का मतलब हो गया कि 3 ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम है उनको बोलते हैं हम ट्रिपली डीजनरेट ऑर्बिटल। और दूसरा होता है EG सेट। EG का मतलब हो जाएगा डबली डीजनरेट ऑर्बिटल, तो देयर आर 2 सेट ऑफ न्यू ऑर्बिटल, वन इज ट्रिपली डीजनरेट ऑर्बिटल और सेकंड वन इज डबली डीजनरेट ऑर्बिटल, ठीक है। इसको समझते हैं हम कि डी ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं, उनके क्या सिंबल है और उनकी अपनी क्या क्या सेफ है, जिससे कि हम ये समझे कि क्यों उसमें क्या है, कैसे डीजनरेसी होती है। तो उसको समझने के लिए हमें 5 डी ऑर्बिटल को देखना होगा। डी ऑर्बिटल्स को हम कंसीडर करें तो यहां पे मैंने लिख लिया है डी ऑर्बिटल्स। अब टोटल हमारे पास डी ऑर्बिटल्स होते हैं 5। इस प्रकार से मैंने 5 डी ऑर्बिटल बना लिया लाइक दैट, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। पहला डी ऑर्बिटल है हमारे पास DXY, दूसरा है DYZ, तीसरा है DXZ, फोर्थ है DX2 Y2,
और 5 है dz²। तो देयर आर 5 d ऑर्बिटल्स। सारे के सारे d ऑर्बिटल एक ही प्लेन में, मतलब एक ही ऑर्बिटल उसके अंदर है, सब सेल के अंदर। सारे की एनर्जी कैसी है, सेम है। लेकिन होगा क्या, इनमें से भी 3 जो पहले ऑर्बिटल होते हैं ये इन बिटवीन एक्सिस अप्रोच करते हैं। इन बिटवीन एक्सिस मतलब जब हम इनकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो इनके जो लोब होंगे वो एक्सिस के बीच में होंगे, लेकिन जो हमारे पास लास्ट के 2 ऑर्बिटल हैं ऑन द एक्सिस होते हैं। ऑन द एक्सिस यानी इनके जो लोब होंगे वो ऑन द एक्सिस होंगे। जैसे फर्स्ट वन कंसीडर करें हम dxy, शेप को देखें dxy, तो हम कोई 2 एक्सिस कंसीडर कर लेते हैं, एक x एक्सिस और एक y एक्सिस। x एक्सिस और y एक्सिस, ठीक है ना। उसके बाद इनके बीच में हम ऑर्बिटल्स बना लेते हैं लाइक दैट। तो ये इनके लोब जो होते हैं वो ऑर्बिटल्स के बीच में होते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है कि ये इन बिटवीन एक्सिस अप्रोच करते हैं। सेकंड होता है हमारे पास dYz, dxy, नेक्स्ट है dYz। dYz के लिए भी हम क्या है, 2 कंसीडर कर लेंगे एक्सिस। मान लीजिए ये हमारे पास y एक्सिस है और ये हमारे पास z एक्सिस है। ऐसे केस में इनके भी जो है लोब वो एक्सिस के बीच में होंगे, ठीक है। और तीसरा है हमारे पास dxz। dxz के लिए भी हम 2 लोब कंसीडर कर लेंगे, 2 एक्सिस, ठीक है। ये x एक्सिस हो गई और ये z एक्सिस हो गई है, तो उसमें भी लोब हमें इसी प्रकार से बनाने हैं। तो ये 3 ऑर्बिटल तो क्या है, इनके लोब जो होते हैं वो ऑन द एक्स इन बिटवीन एक्सिस अप्रोच करते हैं। तो ये तीनों की एनर्जी सेम रहेगी। नेक्स्ट है हमारे पास 4, ठीक है, dx² y², ठीक है। dx² y² कैसा होगा, इसमें भी हमें क्या है, एक x एक्सिस कंसीडर करनी है और एक y एक्सिस कंसीडर करनी है। इसके लोब होंगे एक्सिस के ऊपर, लाइक दैट। इस प्रकार से आपको x एक्सिस को या dx² y² का क्या बनाना है, शेप बनाना है। तो हमें ध्यान रखना है। और लास्ट हमारे पास होता है 5 है dz²। तो dz² में केवल एक ही एक्सिस होती है, राइट। और उसी एक्सिस पर क्या है, हमारे पास क्या है, लोब होते हैं dz² के। इसमें एक इस प्रकार से लोब और एक होता है रिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया dz²। ये हमें ध्यान रखना है। तो 5 d ऑर्बिटल होते हैं, पांचों के पांचों डिजनरेट ऑर्बिटल होते हैं, उसमें 3 इन बिटवीन एक्सिस होते हैं और 2 होते हैं ऑन द एक्सिस। ऐसी कुछ इस थ्योरी का क्या है, कुछ पैटर्न है कि भाई पहले हमें क्या है, ये थ्योरी को एक इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल मानना पड़ेगा। दूसरा क्या है, यदि लिगेंड हमारा एनाइन है तो उसे पॉइंट चार्ज मानना पड़ेगा। यदि लिगेंड हमारा क्या है, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तब उसे डायपोल मानना पड़ेगा, ठीक है। और 5 d ऑर्बिटल होते हैं, पांचों की एनर्जी सेम होती है, उनको डीजनरेट ऑर्बिटल बोला जाता है। लेकिन जब लिगेंड मेटल की तरफ क्या करता है, अप्रोच करता है, तो ऐसे केस में क्या होता है, उन 5 d ऑर्बिटल की जो डीजनरेसी है वो क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, और वो 2 न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल में टूट जाते हैं। एक T2g सेट, जैसे हमने बोला कि ये 3 ऑर्बिटल हैं, एक जैसे हैं उनका एक्सिस, तो इनकी एनर्जी सेम रहेगी, इन्हें T2g कहा जाएगा। और इन दोनों की रहेगी सेम, इनको बोला जाएगा Eg, राइट। इतना यदि हमें पता है तो हम आगे अपनी बात बढ़ाते हैं और उसमें देखेंगे कैसे एक मेटल की तरफ क्या है, लिगेंड आता है और वो d ऑर्बिटल्स को क्या कर देता है, स्प्लिट कर देता है, ठीक है। होगा ये इस थ्योरी का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई लिगेंड है और वो लिगेंड हम कंसीडर कर लेते हैं Cn नाम का हमारे पास कोई लिगेंड है। Cn हमारे पास लिगेंड है, यहां पर हमारे पास 5 d ऑर्बिटल्स हैं, 5 d ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 4 और 5। मैं लिख देता हूं d ऑर्बिटल्स। अब लिगेंड जब मेटल के d ऑर्बिटल्स की तरफ अप्रोच होता है, जब उसकी तरफ आता है, तो उनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है, जिससे क्या होगा, इसकी एवरेज एनर्जी बढ़ जाएगी। जो ऑर्बिटल्स हैं उसकी कुछ एवरेज एनर्जी बढ़ जाएगी, लाइक दैट, ठीक है। और जैसे ही लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉनों को मेटल को देता है,
ऐसे ही मेटल क्या है, मेटल के जो 5 डी ऑर्बिटल हैं वो 2 न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल में स्प्लिट हो जाते हैं। एक तो T2G सेट और एक होता है EG सेट। तो ये इसका एक छोटा सा क्या है, एक अप्रोच है इस थ्योरी का कि लिगेंड जब मेटल की तरफ आता है तो ऐसे केस में मेटल के 5d ऑर्बिटल की एवरेज एनर्जी बढ़ जाती है, जिससे क्या होगा, और एटलीस्ट ये होगा कि जब इनके बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज हो गया, इलेक्ट्रॉन इस मेटल जो लिगेंड है वो मेटल को अपना इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा देगा। तो ये जो 5 डी ऑर्बिटल है ये 2 न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल में टूट जाएंगे, एक EG सेट और एक हो जाएगा T2G सेट, ठीक है ना। अब कंसीडर करना पड़ेगा इसमें, ये जो स्प्लिटिंग होती है ना, ये टेट्राहेड्रल में अलग होती है और ऑक्टाहेड्रल में अलग होती है, एक डिफरेंट वे में होती है। जैसे हमारे पास फर्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, यानी हमें पढ़ना है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स यदि हमारे पास कोई है तो उसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कैसे होती है, ठीक है। हमारे पास कोई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसे होगा, जब उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, 6 होगी, यानी उसमें 6 लिगेंड्स होंगे, ठीक है। ये हो जाएगा CO NH3 का होल 6 और 3 पॉजिटिव, ये एक प्रकार का ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें 6 है। या फिर क्या हो जाएगा TiH2O का होल 6 3 पॉजिटिव, ये भी हमारे पास एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ऐसे ही बहुत सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है, जैसे COF6 3 नेगेटिव। तो ये सारे ना हमारे पास है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब हमें ये ध्यान रखना है कि जब क्या है, लिगेंड मेटल की तरफ अप्रोच करता है और हमारा कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है, तो वो ऑन द एक्सिस अप्रोच करता है, ऑन द एक्सिस अप्रोच करता है, ध्यान रखना है, वो ऑन द एक्सिस अप्रोच करता है। तो ऑन द एक्सिस वाले जो ऑर्बिटल है उनकी एवरेज एनर्जी बढ़ जाती है। जब उनकी एवरेज एनर्जी बढ़ जाएगी तो ऐसे केस में ऑन द एक्सिस पे 2 ही ऑर्बिटल होते हैं, एक तो dx² y² और dz², तो उनकी ही एनर्जी क्या है, राइज अप हो जाएगी। ऐसे केस में स्प्लिटिंग कैसे होगी, मान लीजिए कि हमारे पास ये 5d ऑर्बिटल्स हैं और पांचों के पांचों डी ऑर्बिटल कहते हैं एवरेज एनर्जी डीजनरेट ऑर्बिटल है। तो ये हो गया मेरे पास 5 डीजनरेट ऑर्बिटल, 5 डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं। 5 जिन पहला dxy dyz dxz dx² y² और dz², वो मैं पहले कंसीडर कर चुका हूं, आपको ध्यान रखना है। dxy dyz dxz dx² y² और लास्ट है dz²। लिगेंड है हमारे पास, कोई लिगेंड ले लिया, मान लीजिए हमने Cn ले लिया। अब Cn क्या है, अपने इलेक्ट्रॉनों को इसकी तरफ अप्रोच करेगा। जब Cn इसकी तरफ अप्रोच करेगा तो इसकी एवरेज एनर्जी यानी इस ऑर्बिटल्स की एनर्जी कुछ बढ़ जाएगी, जो अपना इसका एक एनर्जी लेवल था उससे थोड़ी एनर्जी बढ़ जाएगी, इसको बोलेंगे एवरेज एनर्जी डी ऑर्बिटल, एवरेज एनर्जी डी ऑर्बिटल्स 1 2 3 4 और 5 लाइक दैट, ठीक है। 1 2 3 4 5। उसके बाद क्या होगा, जब लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉनों को मेटल के ऑर्बिटल्स के अंदर क्या है रख देगा, यानी उसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ऐसे केस में क्या है, ये 2 न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल में स्प्लिट हो जाएगा। ऊपर आएगा EG सेट, ऊपर आएगा EG सेट और नीचे आएगा T2G सेट, ऊपर आएगा EG सेट और नीचे आएगा T2G सेट। तो ये हमें ध्यान रखना है, ऊपर EG सेट और नीचे T2G सेट आएगा।
अब इन दोनों के यहाँ पर क्या होता है, जो एवरेज एनर्जी होती है ऑर्बिटल्स की, वो कंसीडर की जाती है डेल्टा ओ। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो डेल्टा ओ कंसीडर करेंगे, ठीक है। और इस सेंटर को बोलते हैं बैरी सेंटर, बैरी सेंटर, ठीक है। इन दोनों के बीच की जो एनर्जी गैप है, इसको जो एनर्जी गैप इन दोनों के बीच का है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। जहां पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी यदि बैरी सेंटर है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, डेल्टा ओ होगी। और यदि इस डेल्टा ओ से नीचे जाएंगे हम, जो इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो एवरेज एनर्जी से कम हो जाएगी, वो हमारी हो जाएगी 0.4 डेल्टा ओ, 0 या फिर -2/5 डेल्टा ओ। और जो एनर्जी बढ़ेगी एवरेज एनर्जी से, जो बढ़ जाएगी वो हो जाएगी +0.6 डेल्टा ओ, या फिर +3/5 डेल्टा ओ। ये एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी एवरेज एनर्जी से इन ऑर्बिटल्स की, और इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी एवरेज एनर्जी से इतना कम हो जाएगी। और इन दोनों के बीच के जो गैप होता है उसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्वेश्चन आता है व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी? द एनर्जी गैप बिटवीन टू सेट ऑफ ऑर्बिटल T2G सेट एंड EG सेट नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, क्रिस्टल व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी? इट इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू सेट ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स T2G सेट एंड EG सेट, उसको बोलते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल यदि कॉम्प्लेक्स आता है तो उसमें स्प्लिटिंग इस प्रकार से होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर स्प्लिटिंग कैसे होती है, राइट। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट कंसीडर करेंगे हम इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब हमें यह भी ध्यान रखना है कि जो हमारे पास लिगेंड्स है, जो हमारे पास लिगेंड्स है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारे पास जो लिगेंड होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, और दूसरा होता है वीक फील्ड लिगेंड्स, वीक फील्ड लिगेंड्स। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा जिसमें ये एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है, उसे क्या बोलते हैं हम, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। यानी जो लिगेंड में CFSE बहुत ज्यादा होती है उसे क्या बोलते हैं हम, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। जैसे कि NH3 एक प्रकार से हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, CN हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, CO हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो ये सारे तो कंसिडर किए जाते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड में आता है हमारे पास, जैसे H2O हमारे पास एक वीक फील्ड लिगेंड हो गया, F फ्लोरीन एक वीक फील्ड लिगेंड हो गया, Br वीक फील्ड लिगेंड हो गया। यानी जब हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पढ़ेंगे तो ये गैप ज्यादा होगा, ठीक है। और जब हम वीक फील्ड लिगेंड लिखेंगे तो ये गैप कम होगा। मान लीजिए ये गैप बहुत कम है तो वो वीक फील्ड लिगेंड होगा, उसमें स्प्लिटिंग बहुत कम हो रही है। और यदि ये गैप बहुत बड़ा है तो उसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसका मतलब है ये एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, ठीक है। ऐसे केस में क्या होता है कि जब भी हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड होता है और जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, तो उस केस में हमें क्या है, कुछ टर्मिनोलॉजी ध्यान रखनी है कि जब भी हमारे पास होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो यहाँ पर लिख देते हैं, ये तो हमें पता हो गया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होता है, द लिगेंड्स व्हिच हैव हाई वैल्यू ऑफ CFSE स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और द लिगेंड व्हिच हैव लो वैल्यू ऑफ CFSE नोन एज वीक फील्ड लिगेंड। लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है यदि हमारे पास, तो ऐसे केस में क्या है, उसमें CFSE बहुत ज्यादा होती है और पेयरिंग एनर्जी बहुत कम होती है। मैंने पहले बताया CFSE बहुत ज्यादा होती है, पेयर करने में इलेक्ट्रॉनों को कम एनर्जी लगती है और इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने में ज्यादा एनर्जी उसे लगानी पड़ती है। वीक फील्ड लिगेंड होगा तो ऐसे केस में CFSE बहुत कम होगी और पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी, यानी पेयर करने में तब ज्यादा एनर्जी लगाएगा, वीक फील्ड लिगेंड होगा, और CFSE कम होगी। तो ये हमें ध्यान रखना है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में ऑक्टाहेड्रल में इस प्रकार से स्प्लिटिंग होती है, T2G नीचे EG ऊपर, और स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड जो होते हैं उनके लिए ये जो वैल्यूज मैंने लिखी हैं, ठीक है, ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है, तो ये आपको ध्यान रखना कि कौन सी एनर्जी किस में ज्यादा होती है, क्योंकि ये हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने में हमारी हेल्प करेगी।
अब हम करते हैं, कंसीडर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वन बाय वन। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास हमें एक D1 में इलेक्ट्रॉन भरना है। D1 में d ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पर मैं कर लेता हूं इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल्स। दूसरा मैं कंसीडर कर लेता हूं, एक मेरे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और दूसरा मेरे पास वीक फील्ड लिगेंड है। यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी हम साथ के साथ लिखते चले जाएंगे, राइट। अब डी में हमारे पास देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो डेल्टा ओ बहुत ज्यादा होगी, पेयरिंग एनर्जी बहुत कम होगी, और वीक फील्ड लिगेंड होगा तो डेल्टा ओ कम होगी और पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी। तो ये हमें कंसीडर करना है। अब हमारे पास डी में एक इलेक्ट्रॉन है, वो हमें डी के अंदर फिल करना है। हमें पता है कि और इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं अफ-बाउ रूल के अकॉर्डिंग भी, पहले लोअर एनर्जी लेवल में फिर हायर में, ठीक है। लोअर एनर्जी ये है, हायर एनर्जी ये है, तो पहला इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा इसमें। अब चाहे वो वीक फील्ड लिगेंड है और चाहे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पहला इलेक्ट्रॉन T2G में आएगा। तो मैं लिख सकता हूं कि कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, T2G, T2G1 और EG0, ऐसे ही T2G1 और EG0। ये पहले इलेक्ट्रॉन के लिए है। दूसरे इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगा, जब मैं यहाँ पे D2 लिख दूंगा, ठीक है, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगा T2G2 EG0। इलेक्ट्रॉन मैंने दूसरा यहां भर दिया, T2G2 EG0 सेम रहेगा, T2G2 और EG0। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, 1, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, ठीक है। जैसे D2 किया है, सिमिलरली D3 कर देंगे तो तीसरा इलेक्ट्रॉन T2G3 में चला जाएगा, T2G3 EG0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, ऐसे ही T2G3 EG0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3। ये कंसीडर करना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन जैसे ही हमारे पास क्या होता है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन आता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो हमने फिल कर दिए हैं। अब इलेक्ट्रॉन आता है हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन को हमें कंसीडर, क्योंकि डी में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, इसलिए हम क्या है डी में इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर रहे हैं। तो D4 करना है हमको। D4 में क्या होगा, हमारे पास ये देखना है, यदि CFSC ज्यादा है, यानी ऊपर जाने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, CFSC ज्यादा है, पेयरिंग एनर्जी कम है, तो इलेक्ट्रॉन T2G में जाएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में, तो T2G4 EG0। लेकिन इसमें अलग हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, CFSC ऊपर जाने के लिए एनर्जी चाहिए कम, पेयर होने के लिए ज्यादा, अब ऊपर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन T2G में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा और EG में आ जाएगा 1। यानी यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन यहां कंसीडर किया जाएगा, ठीक है, और यदि वीक फील्ड लिगेंड होगा तो इलेक्ट्रॉन ऊपर आएगा, लाइक दैट। तो तब कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार से होगा, स्ट्रॉन्ग में, और वीक में इस प्रकार से होगा। नेक्स्ट है हमारे पास D5। D5 में क्या है, इलेक्ट्रॉन यदि हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पांचवा इलेक्ट्रॉन जो आएगा, स्ट्रॉन्ग है तो 1 2 3, और क्योंकि पेयरिंग एनर्जी कम है तो 4 और 5 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से फिल हो जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा इसके अंदर T2G5 EG0, और यदि वो वीक फील्ड लिगेंड है तो वीक फील्ड लिगेंड के अंदर इलेक्ट्रॉन हमारा चला जाएगा 4th और 5। ऐसे केस में T2G3 हो जाएगा और EG हो जाएगा 2, इस प्रकार से। तो ये हमारे पास 5 d ऑर्बिटल हम इसमें ऐसे भर सकते हैं। अब D6 भरना है हमको, यानी हमें इलेक्ट्रॉन भरना है, 6 इलेक्ट्रॉनों को फिल करना है। डिपेंड कंडीशन हमें ये देगा इस प्रकार से, तो हम क्या है देख लेंगे। तो D6 करना है, D6 में 6 इलेक्ट्रॉन हमें फिल करने हैं। अब यदि हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग एनर्जी कम है, तो पेयर होना, तो 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब है T2G में 6 रहेगा और EG में रहेंगे 0। अब आ गया हमारे पास क्या, वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड होता तो 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 1 2 3 4 5 6, यानी T2G में आएंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स, T2G 4 और EG 0, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी कम है तो पहले CFSC कम है, तो 1 2 3 फिर 4 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, फिर जो 6 आएगा फिर वो पेयरिंग हो जाएगी, नीचे आएगा वो, ठीक है ना, T2G में।
अब आता है हमारे पास D7। D7 के केस में क्या होगा, अब 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फुल हो चुके हैं, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। अब इलेक्ट्रॉन जाएगा ऊपर, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। ऐसे केस में P2G6 और EG1 हो जाएगा। इस केस में क्या होगा भाई, देखो पहला इलेक्ट्रॉन, अच्छा इसमें EG 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा T2G4 EG2, ठीक है, T2G4 EG2। यहां पर हो जाएगा T2G5 EG2, T2G5 EG2 हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास D8। D8 में क्या होगा, T2G6 ही रहेगा और EG हो जाएगा 2। ये T2G6 ही रहेगा और EG हो जाएगा 2। इस प्रकार से क्या है, हम इसमें कंसीडर कर लेंगे D8 के अंदर। नेक्स्ट होता है हमारे पास D9। D9 में हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, D9 में तो 9 इलेक्ट्रॉन भरने, तो ये हो जाएगा, पहले T2G में 6 आ जाएंगे, EG में 3 आ जाएंगे, T2G में 6 आ जाएंगे और EG में 3 आ जाएंगे, ठीक है। 10 में क्या हो जाएगा, T2G6 EG4 T2G6 EG4। यानी हमें क्या काम करना है कि जितने भी हमने ऑर्बिटल्स ये बनाए हैं उसमें केवल क्या है, पहला जो D1 है, D2 है और D3 है, वो दोनों के लिए सेम है, कॉन्फ़िगरेशन दोनों के लिए सेम रहेगा। ऐसे ही D8 D9 और D10 सेम रहेगा, दोनों के लिए सेम रहेगा, बिल्कुल एक जैसा। चेंज क्या आता है, D5 D4 D6 और D7, इनमें ही डिफरेंस होता है कॉन्फ़िगरेशन। तो फिर क्वेश्चन भी फिर यहां से पूछा जाएगा कि यदि हमारे पास D6 है तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरें, और कंडीशन देगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की और वीक फील्ड लिगेंड की, जो मैंने बताया था कि डेल्टा O ग्रेटर देन P स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में, और वीक में डेल्टा O लेस देन P। तो इससे हम सीख लेंगे क्या है कि भी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कैसे होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। नेक्स्ट आएगा हमारे पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। यदि हमारे पास कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल है तो फिर अब स्प्लिटिंग कैसे होती है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स मतलब हो रहा है कि उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी कंसीडर करनी पड़ेगी हमें, 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगी इसके अंदर 4। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट क्वेश्चन है NiCN का होल 4 2 नेगेटिव, या फिर NiCl4 2 नेगेटिव। ऐसा यदि हमारे पास कोई लिगेंड है तो उसमें क्या होगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कैसे होती है, उसके लिए हम कोई 5d ऑर्बिटल्स बना लेंगे। तो ये हमने बना लिए 5d जनरेट ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 और 5, राइट। लिगेंड जब इसकी तरफ आएगा तो इसकी एवरेज एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। और जैसे ही क्या है, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन इसमें d ऑर्बिटल में आएंगे तो d ऑर्बिटल 2 न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल में स्प्लिट हो जाएगा। पहला है EG सेट, नीचे EG आएगा और ऊपर आएगा T2G सेट। इसको बिल्कुल सिमिलर उसी की तरह बैरी सेंटर बोलते हैं, और इन दोनों के एनर्जी गैप को बोलते हैं हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। यहां पर हमारे पास क्या है, डेल्टा T है, ये डेल्टा T। ऑक्टाहेड्रल होगा तो डेल्टा O से रिप्रेजेंट करेंगे, और यदि हमारे पास टेट्राहेड्रल है तो डेल्टा T से रिप्रेजेंट करेंगे। इस कंडीशन में क्या है वो ये हमारे पास 5 डिजनरेट ऑर्बिटल dxy dyz dxz dx² और dz², सेम हो जाएगा एवरेज एनर्जी ऑर्बिटल, ये 2 सेट ऑफ और ये बैरी सेंटर हो जाएगा। अब ये कितना कम हो जाएगी एवरेज एनर्जी, डेल्टा O से EG की एनर्जी कितना कम हो जाएगी, वो हो जाएगी -0.6 डेल्टा T, और ये कितनी बढ़ जाएगी
प्लस के 0.4 डेल्टा टी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हमें ध्यान रखना है, राइट। इस प्रकार से होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ये एवरेज एनर्जी डी ऑर्बिटल्स, ये हमारे पास 5 डिजेनरेट डी ऑर्बिटल्स है, 5 डिजेनरेट डी ऑर्बिटल्स, 5 डिजेनरेट डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। वही आता है कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, इसमें भी वही है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या फिर हमारा वीक फील्ड लिगेंड है। यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है, ऐसे केस में क्या होगा, डेल्टा टी बहुत ज्यादा होगी, पेयरिंग एनर्जी कम होगी। और वीक फील्ड लिगेंड है तो डेल्टा टी कम होगी और पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी। ये हमें ध्यान रखना है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए और वीक फील्ड लिगेंड के लिए। यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, डी ऑर्बिटल्स को क्या है, डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों को फिल करते हैं, तो डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो पहला इलेक्ट्रॉन है हमारे पास D1, पहला इलेक्ट्रॉन आएगा D1। यहाँ पे टेबल बना दें, इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को हटा देते हैं, यहाँ पे आएगा मेरे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, यहाँ पे आएगा मेरे पास वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो कंडीशन होगी डेल्टा टी ग्रेटर देन पी, वीक फील्ड लिगेंड है तो कंसीडर होगी डेल्टा टी लेस देन पी। इलेक्ट्रॉन मेरे पास D1 है और मुझे भरना है, तो D1 इलेक्ट्रॉन आएगा Eg में, तो यहाँ पर हो जाएगा Eg1 T2g0, यहाँ पर भी हो जाएगा Eg1 T2g0, T2g0। उसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनों को फिल करना है, D2 को, तो D2 हो जाएगा Eg2 T2g0, Eg2 T2g0, ऐसे हमें इलेक्ट्रॉन भरना है। अब यहाँ पे थर्ड इलेक्ट्रॉन में चेंज आएगा, भाई तीसरे इलेक्ट्रॉन में चेंज आएगा, क्योंकि जब एक एक सिंगल आ गया तो फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन ऊपर भी जा सकता है और वो पेयर भी हो सकता है। पेयर होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में, ऊपर जाएगा वीक फील्ड लिगेंड में। तो थर्ड इलेक्ट्रॉन है हमारे पास D3, D3 से बदलाव चेंज हो जाएगा यहाँ पे। तो यदि हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो पेयर हो जाएगा T2g3 और Eg3 और T2g0, ठीक है, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी कम है। ऊपर चला जाएगा क्योंकि CFSC कम है, तो Eg में 2 ही रहेंगे और T2g में आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। ये हमें ध्यान रखना है। 3 इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर चुके हैं। नेक्स्ट होता है हमारे पास D4। D4 में क्या होगा, D4 में होगा हमारे पास, हमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो हमारे पास पेयरिंग एनर्जी आता है, तो 1 2 3 4 यानी Eg4 हो जाएगा, Eg4 T2g0। और यहाँ इसमें 1 2 3 4 यानी Eg2 T2g2, इस प्रकार से हो जाएगा। जब हमारे पास D5 यानी 5वें इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे तो Eg आ जाएगा 1 2 3 4 4 ही आएंगे, तो 5 वाला इलेक्ट्रॉन Eg4 और T2g1, इसमें हो जाएगा Eg2 T2g3, 1 2 3 4 5, 2 इसमें 3 इसमें, ठीक है। और जब हम बात करेंगे D6 और D7 की, D6 तो हो जाएगा Eg में आएंगे 4 और बचे हुए इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएंगे, T2g में, 1 2 3 4 5 6। इसमें क्या होगा, Eg में 1 2 3 4 5 और एक आएगा इसमें, तो Eg में 3 आ जाएंगे और T2g में भी 3 आ जाएंगे, ध्यान रखना है। D7 में क्या होगा, Eg 1 2 3 4 5 6 7 यानी Eg4 T2g3, इसमें हो जाएगा Eg4 T2g3, इसमें Eg4 T2g3। तो 7 वाला इसमें दोनों सेम रहेंगे, 7 वाला सेम रहेगा क्योंकि 4 इसमें आ जाएंगे, 3 इसमें 7, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 और 7 यानी 4 इसमें 3 इसमें। D8 में नेक्स्ट कंसिडर कर लेते हैं D8। तो D8 का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा,
Eg4 हो जाएगा, और T2G में 1 2 3 और T2G4 हो जाएगा। Eg4 और T2G4 इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी Eg4 और T2G4। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख लेंगे हम, उसमें जब इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो D9 का क्या हो जाएगा, Eg4 T2G5, Eg4 T2G5, और 10 का क्या हो जाएगा, वही है Eg4 T2G6, Eg4 और T2G6। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और वीक फील्ड लिगेंड है तो वो इसमें हम क्या है पढ़ लेंगे। एक हमें इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, रिलेशन ध्यान रखना है कि डेल्टा O और डेल्टा T, डेल्टा O एंड डेल्टा T में, तो डेल्टा T इक्वल टू क्या होता है 4/9 डेल्टा O, 4/9 डेल्टा O। ये हमें ध्यान रखना है, यदि रिलेशन आता है, 2 बार पूछा गया है रिलेशन, तो ये हम कर लेंगे। ये होता है हमारे पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस और उनका कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा भाई, D6 का कॉन्फ़िगरेशन लिख लिए, कंडीशन दे रखी है डेल्टा O ग्रेटर देन P। ये है सबसे पहले, ये ऑक्टाहेड्रल की कंडीशन है क्योंकि इसमें O दे रखा है। ठीक है, T दे रखा हो तो टेट्राहेड्रल की कंडीशन लिखनी पड़ती है हमको। अब देखना है कि डेल्टा O ज्यादा है, पेयरिंग एनर्जी कम है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अनुसार क्या है हमें कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो ये ऐसे क्वेश्चन इसके अंदर से आते हैं, और स्प्लिटिंग अब पूछा जाता है कि टेट्राहेड्रल में कैसे होती है और ऑक्टाहेड्रल में। ऑक्टाहेड्रल में T2G नीचे Eg ऊपर होता है, और टेट्राहेड्रल में Eg नीचे T2G ऊपर होता है। ये आपको कंसीडर करना है। ठीक है अब यहां पे आता है कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस मतलब कोई हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, वो तो कलर कैसे शो करता है, तो कलर शो करता है ड्यू टू डी ट्रांजिशन, ड्यू टू डी ट्रांजिशन। ठीक है ना, ड्यू टू डी ट्रांजिशन। जैसे हम कंसीडर कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है TiH2O का होल 6 3 पॉजिटिव है, तो टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 22। कंसीडर करेंगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d2 4s2। लेकिन जब वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा Ti3+, ऐसे केस में इसका कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में आ जाएगा 3d1, क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग इस प्रकार से होगी, T2G रहेगा नीचे और Eg रहेगा ऊपर। T2G नीचे है, Eg ऊपर है। T2G में एक इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे ही लिगेंड इस इलेक्ट्रॉन की तरफ अप्रोच होता है, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर चला जाता है, तो यहां हो जाता है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब है d ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन जंप करके d ऑर्बिटल में जा जाएगा, तो इसको बोलते हैं dd ट्रांजिशन, dd ट्रांजिशन। और इस dd ट्रांजिशन की वजह से ही क्या होता है, कलर आता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो वो ऊपर रुकेगा 10⁻⁸ सेकंड तक, तो वो फिर नीचे आएगा। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऊपर गया है और फिर वो नीचे आएगा तो वो एनर्जी को लूज करेगा। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके क्या है यहाँ पे चला गया, अब ये नीचे आएगा। जब ये नीचे आ रहा होता है तो वो एनर्जी को लूज करेगा, और एनर्जी को लूज करेगा इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी, और यदि उसकी जो वेवलेंथ है वो 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के इन बिटवीन होती है, तो VIBGYOR यानी विबग्योर में से कोई कलर इमिट करता है। तो कलर का रीजन होता है डी ट्रांजिशन, जिससे हम इसी थ्योरी समझ सकते हैं कि जो कोई कंपाउंड कलर होता है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन जैसे ही लिगेंड अप्रोच करता है मेटल की तरफ, मेटल के ऑर्बिटल्स की तरफ, तो वहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर चला जाता है, और ऊपर जाने पर उसमें हो जाता है डी ट्रांजिशन, और डी ट्रांजिशन की वजह से आता है कलर। ठीक है, तो ये थी हमारी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th क्लास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का।
और इसमें जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्या है, टाइम टू टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई हमारे पास यदि कंडीशन ये दे रखी है ऑक्टाहेड्रल है या फिर टेट्राहेड्रल है, तो फिर उसमें D6 का कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखें, D7 का कैसे लिखें, D5 का कैसे लिखें, यदि कंडीशन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की अलग दे रखती है या फिर वीक की अलग है, तो ये हमें ध्यान रखना है कंप्लीट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ओके, थैंक्स।